हाँ जी, नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं अभिनव रावत डिजिटल सारथी से आप सब लोगों का स्वागत करता है डिजिटल सारथी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके बीच आज थोड़ा टॉपिक हटके है, विषय एक नए व्यक्तित्व को लाए हैं जो कि जौनसार बावर क्षेत्र से हैं। आज हमारे बीच हैं दया पंवार जी, जो कि ग्राम कनबुआ से हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा हमारे क्षेत्र में हुई है। तो नमस्कार सर, धन्यवाद हमारे पेज पे आने के लिए। हाँ जी, नमस्कार रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहूंगा थोड़ा, आप वैसे आप काफी सारे, आपके बारे में मैंने सुना था कि आपने काफी सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं, तभी हमारा जो विषय है उसमें जागरूकता की स्थिति के साथ साथ शिक्षा एवं करियर दिशा निर्देश हैं। तो मैं सर ये पूछना चाहूंगा, आपकी शिक्षा जैसे हमारी क्षेत्र में रही, ग्रामीण क्षेत्र में रही, तो अब वहां से लेकर जो आपका सफर है, थोड़ा आप उसके बारे में बताएं, फिर हम आगे चलते हुए बाकी विषयों की बात करेंगे जी। ओके, थैंक यू। सर्वप्रथम तो मैं डिजिटल सारथी के जितने भी मेंबर्स हैं और जितने भी जौनसार बावर के युवा छात्र या जितने भी जौनसार बावर के लोग इस डिजिटल सारथी से के माध्यम से आज मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को सर्वप्रथम नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि ऊपर वाले की कृपा से आज के इस दौर में आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। नमस्कार रावत जी, मैं जैसा कि आपने कहा, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा और बताना भी इसलिए चाहूंगा कि हो सकता है मैं थोड़ा लंबा खींच जाऊं, क्योंकि मेरी जो लाइफ रही है वो जौनसार बावर के एक मूल गांव से ही, रिमोट एरिया से ही मैं भी बिलोंग करता हूं। जब सड़क नहीं थी, हमने देखा है, झेला है चीजों को कि किस तरीके से छोटी छोटी चीजों के लिए लोग परेशान हुआ करते थे, चाहे आप वो स्कूलिंग ले लो, चाहे आप स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें ले लो, सारी चीजों से रिलेटेड। तो इसलिए मैं थोड़ा ब्रीफली तो बताऊंगा, एक बार कोशिश करूंगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा हो सकता है लंबा खींचे, क्योंकि उससे एक प्रेरणा मिल सकती है लोगों को। अगर मेरे अंदर कुछ अच्छाइयां उन्हें दिखें और मेरे खुद को मुझसे रिलेट कर पाए। तो सर्वप्रथम जैसा आपने कहा, मेरा नाम आपने बताया दया पंवार। मैं ग्राम कनबुआ से बिलोंग करता हूं और रयान मेरे परिवार का नाम है। और वैसे हम महाराज जी शिलगुर बिजट के भंडारी भी हैं, जो एक खतशिल गांव में पड़ता है और जौनसार बाबर क्षेत्र में से एक ही जो क्षेत्र है, साइया क्षेत्र, उसमें ये मेरा गांव पड़ता है। तो जैसा आपने कहा, मेरी प्रारंभिक शिक्षा बिल्कुल कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक मैं अपने ही गांव में, ग्राम कनबुआ में पढ़ा। और 8वीं के बाद मेरा खुद का ये डिसीजन था कि मेरे को पढ़ाई के लिए, तो उस समय आशाराम स्कूल बहुत ही अच्छा हुआ करता था, अभी भी है। और मेरी आशा थी कि मैं आगे की पढ़ाई अपना थोड़ा कम से कम आशाराम तक तो पहुंच जाऊं। मैंने अपनी बात घर वालों के बीच रखी। उस समय फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी घर वालों की भी। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो है जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट है, तो बहुत सारा परिवार था, उस समय इतने साधन भी नहीं थे अर्निंग के। फिर भी जैसे तैसे कोशिश की उन्होंने, और मेरे परिवार वालों ने बहुत ही मेहनत की, और पता नहीं कैसे जैसे करके मुझे, मेरी बात को उन्होंने मान ली। फिर मैंने एंट्रेंस दिया और मेरा उस समय एंट्रेंस हुआ करता था आशाराम में, तो मेरा 9th में वहाँ पे हो गया था। तो मेरा सिलेक्शन तो 9th से लेकर के 12th तक मैं वहाँ साइंस स्ट्रीम से मैंने पढ़ा। 99 से लेकर के 2001 मैंने 12th किया, 2001 में। एंड आफ्टर दैट मैं बीएससी, मेरा डीबीएस में हो गया था। मेरा ठीक था, पढ़ाई में ठीक ठाक था, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत खराब भी नहीं था, बट फिर भी ये है कि हाँ ठीक है, मैं अपने मेहनत से और ऊपर वालों के आशीर्वाद से, परिवार के आशीर्वाद से मैं डीबीएस में मेरा नाम आ गया था। तो फिर डीबीएस में मैंने बीएससी पीसीएम से किया। एंड बीएससी कंप्लीट करने के बाद वहां होता है कि एमएससी की एक सीट होती है। मेरा टारगेट था कि मुझे एमएससी किसी भी हालत में मिल जाए। फिजिक्स की, अपने कैटेगरी की मैं बात करूं, अपने जौनसार बावर क्षेत्र की, तो एक सीट उस समय डीबीएस में होती थी, एक डीएवी में हुआ करती थी, तो मेरिट बेस पर होता था। तो मेरा दोनों में नाम आ गया था। उसी दौरान मैंने एक एमसीए के बारे में थोड़ा बहुत सुना था अपने दोस्तों से। मेरे ही एक जानने वाले भाई साहब हैं वहाँ के, आप भी जानते हैं, कुंदन भाई साहब, वो ओएनजीसी में हैं, दशों के, है ना, वो भी इधर ही दिल्ली में ही है आजकल। वो उस समय एमसीए की प्रिपरेशन कर रहे थे, एंट्रेंस की, तो वो कोचिंग किया करते थे उस समय। और मेरे दोस्त के यहाँ रहते थे, मेरे फ्रेंड है अमर सिंह जी, मैं उनसे मिला करता था। तो
मैंने उनके नोट्स देखे, ऐसे वो कोचिंग किया करते थे उस समय, प्रिपरेशन की, और मैंने देखा कि इसमें तो मैथमेटिक्स का थोड़ा-सा ज़्यादा पोर्शन था उस समय। उसमें मैंने देखा मैथमेटिक्स ज़्यादा थी, कंप्यूटर का थोड़ा कम था। मतलब शुरुआत मैथमेटिक्स ऐसे था। तो मैंने कहा कि ये तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं भी शायद दे सकता हूँ। फिर थोड़ा मैंने जी, खुद ही रिसर्च की इस पे कि क्या है, कैसा है, तो मैंने क्या किया, मैंने जी। एंट्रेंस भर दिया जेएनयू का। जेएनयू का एंट्रेंस रियली में उस समय तो बहुत टफ हुआ करता था, और आज भी टफ है, और जेएनयू की हुँ, वैल्यू तो सभी को मालूम है। और मेरे लिए, हम लोगों के लिए तो खास तौर पर इसलिए उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ फ्री एजुकेशन है ना? आपके टैलेंट बेस पे जी, अगर आपका एंट्रेंस अगर आपने निकाल दिया, तो आप फ्रीली आप वहाँ पे सब कुछ अपने सपने पूरे कर सकते हैं। मैंने अभिनव जी फिर एग्ज़ाम दिया जी अ, सर। बिना प्रिपरेशन के, बट ये भी था कि मैंने सुना था कि उन्होंने भी बताया था और लोगों से भी सुना था कि लोग 3-3 4-4 साल तैयारी करते हैं, दिल्ली जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, लखनऊ जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, लेकिन तब भी हुँ, एंट्रेंस नहीं निकल पाता। मैंने सोचा कि ऐसा नहीं है, मैं कोशिश करूँगा शायद निकल जाएगा, क्योंकि मैंने उसका पैटर्न देखा था, मैथ्स मेरी थोड़ी ठीक-ठाक थी, मैथ्स में मेरा पहले से जी, इंटरेस्ट था। तो मैंने ज उसमें 100 क्वेश्चन मैथ्स के हुआ करते थे और लगभग 20 क्वेश्चन्स कंप्यूटर साइंस के हुआ करते थे उस टाइम। और टोटल 28 सीट हुआ करती थी, जिसमें से भी कुछ रिजर्व्ड होती थी, और हाँ जी। फॉरेन स्टूडेंट के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व थी। तो ये भी मुश्किल था, ऑल ओवर इंडिया आपको 28 ही सीट निकालनी, 28 ही सीट टोटल है, यानी कि आप 20-25 ही आप मान के चलो, है ना? आपका जी जनरल सर। और अपनी कैटेगरी मिला के, अगर और कैटेगरी हटा दी जाए तो। मेरा हुँ, मैथ्स अच्छा था, तो मेरा एंट्रेंस दिया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। बिना प्रिपरेशन का, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, हुँ, कहीं से हुँ। कुछ नहीं, मैंने खुद ही आरडी शर्मा उस समय हुआ करती थी, आईआईटी के लोग तैयारी करते थे, क्योंकि मैंने एआई हाँ जी, ट्रिपल ई भी शर्मा। निकाला है। हाँ जी सर। आरडी शर्मा फेमस है, सबको पता होगा। हुँ, एआई हुँ। ट्रिपल ई की तैयारी उसी से लोग करते थे। मैं वो किताब लेके अपना उसी में मैथ्स, अपना ऐसे खुद ही सेल्फ स्टडी पे ही मैं विश्वास रखता हूँ, और हाँ मैंने जी। एंट्रेंस निकाल निकाल दिया। अब निकल तो गया, इधर एमएससी में भी एडमिशन हो गया था, बट फिर मैंने थोड़ा पता किया कि यार जाना तो जाए, लेकिन मैं दिल्ली कैसे जाएँ भाई? मतलब गाँव का एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं, और घर की इतनी स्थिति खराब कि उस समय ये समझ लो कि मैं आने-जाने के लिए भी ये था कि यार यहाँ से शायद किराया तक ही हो पाएगा, उसके बाद कैसे होगा? फिर जी। जैसे-तैसे करके घर वालों को समझाया, और मेरे गुरुजी का बहुत बड़ा रोल रहा इसमें, और मेरे मौखी मामा जी की ओर से मैं कहूँगा, जिनान ग्राम अलसी से, उनका तो मतलब उनका एहसान तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। और एक मेरे गुरु श्री सूरज सिंह जी ग्राम लुल्लू के हैं वो मेरे माता-पिता से भी जी। मैं उनको बढ़कर दर्जा देता हूँ, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी लाइफ़ में। फिर जैसे-तैसे करके मैं दिल्ली आ गया, और एडमिशन भी ले लिया। और अभिनव जी जी, बता जी। दीजिए, जैसे हम कहते हैं ना कि अपने क्षेत्र से, तो मुझे लगा था कि यार मैं तो ठीक-ठाक हूँ। मतलब बीएससी में मेरे ठीक थे, मैथमेटिक्स में मैं अपने, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि जॉन सार बाबर की बात नहीं कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी के भी सबको मिला के भी मेरा शायद डीबीएस, मेरा उस समय 86-87% मैथमेटिक्स में था बीएससी में। 87% जी। बीएससी में हमारे टाइम पे तो बहुत हुआ करता था 87 मैथमेटिक्स में लाना। तो मुझे हुँ, लगा मेरा हुँ। ठीक-ठाक है, यहाँ कर लूँगा, बट अभिनव जी सही बताऊँ, हमें अपनी, अब शब्द मैं गलत यूज़ करूँगा, मतलब हम कितने पानी में हैं वो यहाँ हुँ। तब पता लगता है जब हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, है ना? जी। मैं जब जेएनयू में एडमिशन लिया, देखा तो सब लोग गोल्ड मेडलिस्ट, जब मैंने सुना ना कि ये यूपी का टॉपर, ये यहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट, उस यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब 5-6 तो वैसे थे जो गोल्ड मेडलिस्ट थे मैथमेटिक्स में। और कुछ ऐसे थे जो जी। ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस जिनका बैकग्राउंड रहा है, और हमें तो उस समय कंप्यूटर के नाम पे इतना ही पता था कि भाई ये कंप्यूटर होता है, ऐसे-ऐसे थोड़ा बहुत यूपीएस, मतलब ऊपर लेवल तक, हार्डवेयर लेवल का पता था, है ना? फिर घबरा गए, लेकिन मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी, मैंने कहा ठीक है यार, मेहनत ही तो करनी पड़ेगी, 24 घंटे है ना? दिन-रात में 24 हुँ। घंटे होते हैं, मुझे जी। उस 24 घंटे को यूटिलाइज़ करना है। अब मैं 24 घंटे को तो बढ़ा नहीं सकता, सबके लिए 24 घंटे है। मुझे अपना जो एफर्ट ज़्यादा करके, अगर लोग 1 चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मुझे 5 चैप्टर पढ़ने हैं। तो ताकि हुँ, जो हुँ। 1 महीने में वो कर रहे हैं, मैं 5 दिन में निपटाऊँ, इस तरीके का कुछ था। और ऊपर से इंग्लिश तो बल्ले-बल्ले, है ना? जो अपने तरफ का जो बेसिक होता है। इंग्लिश मेरी ग्रामर बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी वहाँ लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो उस लेवल का मेरा मतलब स्पोकन तो ना था नहीं, हाँ उसमें जी। कमांड नहीं थी, और कंप्यूटर साइंस तो हिंदी में होता ही नहीं, ये आपको पता ही है। हाँ सारा जी, इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में सब कुछ है। फिर मेरा जुनून एक शुरू से ही, मैथमेटिक्स मेरी अच्छी थी, तो इंग्लिश मेरी थोड़ी गाँव से छठी से मैं भी इंग्लिश एबीसीडी क्लास छठी में पढ़ा।
तो उसके बाद मैंने हर मतलब 12वीं के बाद जब जैसे इंग्लिश छूट जाती है, लेकिन मैंने फिर भी इंग्लिश को एक अलग से सब्जेक्ट की तरह लिया। बीएससी में बल्कि मीडियम इंग्लिश ही रखा और साइड बाय साइड एक सब्जेक्ट इसको लेता रहा, जिसका मेरा बेनिफिट जेएनयू में रहा और वहां भी मैंने इसको एक अलग से सब्जेक्ट की तरह लिया और दिन रात लगा रहा और बहुत मेहनत करके, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, बहुत मेहनत की और मैं ये समझ लो 28 का सिलेक्शन था, तो मैं खुद को जब एंट्री मारी तो मुझे लगा शायद मेरा नंबर 28वां होगा, लेकिन निकलते निकलते वहां से मेहनत करता रहा, फर्स्ट सेम, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, ऐसे ऐसे करते करते मैं अपने आप को 11वें नंबर तक ले आया था, 28 में से 11वें नंबर पे। और मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी जगह हुआ, अमेरिकन कंपनी में हो गया था। और ये रही मेरी एजुकेशन की जर्नी। उसके बाद फिर मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया एंड कंप्यूटर साइंस में ही, एंड रिसेंटली मैंने मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर, मैंने इंग्लिश, मेरी वाइफ अभी भी पढ़ रहे हैं, आपने वो लिखा था। हाँ, आप अभी भी पढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने जो इंग्लिश लिटरेचर से मतलब मास्टर्स किया, तो नोवेल पढ़ने का थोड़ा शौक है। किताबों से मेरे को बहुत प्यार है, बहुत प्यार है किताबों से। मैं भूखा सो जाऊंगा, मतलब एक खाने का सामान खरीदना छोड़ दूं, भूल जाऊंगा, लेकिन किताब नहीं भूलूंगा। ये मेरा मतलब एम है कि बहुत जुनून है किताबों से। अब उसके बाद ये पढ़ाई की जर्नी रही, फिर मैं ना मेरा अमेरिकन कंपनी में सिलेक्शन हो गया था, कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। हालांकि मेरे को पहले से ही वो था कि मेरे को, मैं मनी के पीछे कम ही भागा, पैसों के पीछे। मेरा जुनून था कि मैं कुछ समाज के लिए करूं और अपने ही देश में अपनी सेवा दे पाऊं और एक खास तौर पर न्यू जनरेशन के लिए एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर बन सकूं। तो मैंने फिर, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। मेरा कैंपस प्लेसमेंट इसलिए लिया था कि ताकि लोगों को ये ना लगे, क्योंकि लोग जो है समाज में ये भी पता है यार पता नहीं यार उसका सिलेक्शन हुआ भी होगा या नहीं हुआ होगा, है ना, वो भी एक होता है सोशल प्रेशर कि नहीं भाई ये ना लगे कि भैया खराब है ये पढ़ने लिखने में, ठीक है। एंड देन मैंने सिलेक्शन लेने के बाद 3 साल मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और 2007 से लेकर के लगभग 10 तक मैं वहां रहा, 9-10 के आसपास। सडनली उस समय थोड़ा सा मिसहैपनिंग हुई मेरी फैमिली में, मैं आई लॉस्ट माय मॉम एंड 2008 के आसपास मेरी माताजी गुजर गई, और ठीक 1 साल बाद मेरे पिताजी भी छत से गिर गए थे। तो मैं वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि मैं अपनी माँ से खास तौर पर बहुत अटैच था, और मतलब 9-10 में मेरे लिए बहुत टफ टाइम रहा मेरे लिए। जब मेरे को ये डिसीजन लेना था कि अब मेरी परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गई है और मैं स्विच करने के मूड में था कि मैं गवर्नमेंट की तरफ मूव करना चाह रहा था, बट फिर भी अभिनव जी मैं हारा नहीं। मैंने बस मेरी एक ही चीज रही, मैंने कभी गिव अप नहीं किया, और मैंने एक ही दिमाग में ठानी कि इससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, इससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता। माता पिता चले गए और एक साल के अंदर, इससे वर्स्ट अब कुछ नहीं हो सकता। दया 2 ही चीज है, या तो बिखर जा या सुधर, मतलब ये कि या फिर संभल गया तो जिंदगी भर इससे वर्स्ट कंडीशन नहीं आ सकती, है ना। तो मैंने वही सोचा कि यार देखो दुनिया में सब लोग आए हैं, एक चीज सोची, एक दिन तो सबको जाना है, एक दिन तो सभी को जाना है हम लोगों को। तो मैं इस तरीके से पॉजिटिव मतलब खुद को समझाया और ये सोचा कि मुझे भी जाना है, मैं भी आया हूं, तो क्यों ना इसको अब ऐसा जिया जाए कि कुछ ऐसा किया जाए कि अगर मेरा हर कदम, मेरा ये मानना है कि अगर मैं अच्छी राह पर चल रहा हूं और मेरा हर कदम सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरे माता पिता का आशीर्वाद के तौर पर वो आज भी मेरे साथ है और अमर हैं। और अगर मैं गलत डायरेक्शन में कदम रख रहा हूं तो हम जीते जी अपने माँ बाप को मार दे रहे हैं। बस यही एक दिमाग में रखा। फिर मैंने ब्रॉडली मतलब एक दिल थोड़ा बड़ा किया और अपने भाई साहब लोगों से बात की, घर में परिवार में बात की कि मैं स्विच करना चाह रहा हूँ, ठीक है। वैसे भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या रहता है, रिसेशन के बेस पे ये चलती रहती है चीजें, बिजनेस बेस्ड है, वो आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है। बिजनेस चल रहा है तो आप वो रिसेशन भी था, तो उस समय ये था कि टाइम लिमिट बढ़ा दी थी, काम करने का टाइम की नाइट ड्यूटी लगानी शुरू कर दी थी। मैंने कहा यार ये क्या, एक तो अमेरिकन कंपनी थी, मैंने कहा कि बेटर है कि भैया मुझे अपने टैलेंट की कीमत पता है, इनको शायद नहीं मालूम है, मुझे वैसे भी जाना था। मैं अपना तैयारी में लग गया। मैं अपने फैमिली से बात की, उन्होंने कहा, वो भी कह रहे कि लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा लोगों को रहने दो, आपको क्या है, फैमिली को देखना है ना, वो पहले भी देख रहा था, अभी भी देखूंगा, और मुझे पता है कि मेरी 2-3 महीने के अंदर मेरी जॉब कहीं ना कहीं लग जाएगी, इतना मुझे कॉन्फिडेंस था, वो मेरे ऊपर छोड़ दो आप। तो उन्होंने भी मेरा साथ दिया कि उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं आया, मैंने फिर जेएनयू में ही मुझे जाना था, क्योंकि मैंने जेएनयू का माहौल देखा था। मैं जेएनयू में एक टेक्निकल एडवाइजर की पोस्ट निकली, मैंने वहां अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन भी हो गया मेरा वहां पे लकीली।
तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज थी। फिर मैं जेएनयू में रहना मैंने शुरू किया और साथ साथ जॉब भी करता था, और मैं वहां रुका नहीं, मेरा मुझे मालूम था मुझे आगे जाना है, और लाइब्रेरी का जहां मुझे लाइब्रेरी को यूटिलाइज करना था, इसलिए मैंने जेएनयू की जॉब पकड़ी। और वहां रहने की भी दिक्कत थी, मैं बाहर भी रह सकता था, लेकिन एक तो ये था कि पैसे भी जाएंगे, मेरे को बच्चों को भी देखना था, अपने भाई लोगों के बच्चों को भी पैसा भिजवाना था, घर भी पैसा भिजवाना था, जॉब छोड़ने के बाद भी जितना अपने जी। पास था वो तो सब पहले से घर वालों को, ये है कि जितना भी हम मेरे लिए लिया हुआ था कर्जा इधर उधर से वो सब चुका दिया था। और फिर ये था कि बच्चों की भी, बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो, बच्चों की लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो, जो मेरे भाई के हैं उनको भी खर्चा देता रहा, तैयारी करता रहा। तो इसलिए मैं जेएनयू के अंदर ही, मेरे जूनियर हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, एक दिनेश साहू हैं, दिनेश साहू, उसके साथ दिनेश साहू। उसने मेरे को, हाँ दिनेश साहू, उन्होंने मेरे को अपने साथ रखा कि सर कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रह लीजिए जैसे भी, है ना। और एक जी। अमित कटियार, वो अभी कोचिंग चलाते हैं, वो यूपी के हैं, वो भी मेरे जूनियर थे, उनके साथ मैं रहा वहां 1 साल तक मेरा। फिर मैंने बाद में अंदर ही एक कमरा ले लिया था, और वो कमरा भी जो वहां हॉस्टल में सफाई करते हैं ना, सफाई कर्मचारी, वो एक रूम, मतलब उनको एक रूम, एक एंट्रेंस जाते ही एक छोटा सा रूम था, फिर उसके बाद एक कमरा, तो एक कमरा अपने लिए रखा हुआ था, जो एक जो रूम था उसी में मैंने उनसे ले लिया था, ताकि खर्चा भी रुके और अपना काम भी चलता रहे। और मैं सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक, 5 साढ़े 5 बजे तक जॉब करता था, उसके बाद सीधा बैग में लेके चलता था और वहां से सीधा लाइब्रेरी जाता था, आधे घंटे की नैप लेता था, और फिर 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ता था। फिर खाना भी वहीं, एक छोटी सी कैंटीन थी, वहां से थोड़ा बहुत खा लिया, फिर दूसरी लाइब्रेरी में जाता था। 11 बजे वहां एक सेंट्रल लाइब्रेरी बंद हो जाती है, जिसमें एसी वेसी होता है, वो बंद हो जाती है। फिर एक धौलपुरे हॉल के नाम से फेमस है, वो रात भर खुला रहता है, फिर उसमें जाता था, और वहां से 2 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। 2 बजे वहां से निकलता था हॉस्टल के लिए सोने के लिए, 2:30 बजे करीब में सोता था, और फिर सुबह वही रूटीन। तो ये मेरी, मतलब इस तरीके की जर्नी, उसमें बहुत झेला भी। कई बार ऐसे होता था, अभिनव जी मैं आपको बताऊं, लाइब्रेरी में जाते थे और रेड पड़ जाती थी, मतलब वहां रेगुलर स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी में जब जगह नहीं होती थी ना, तो बाहर से जो गार्ड लोग आ जाया करते थे, कार्ड वार्ड देखते थे, तो फिर बाहर जाके कई बार हॉस्टल में चेकिंग हो जाया करती थी। मैं पूरी पूरी रात हाँ। जेएनयू की स्ट्रीट्स पे घूमा करता था कि यार, कई बार तो ऐसी अफवाह उड़ जाती थी आज चेकिंग हो जाएगी, तो क्योंकि फिर फाइन लगता था, और दोबारा आप गेट से बाहर हो गए फिर आप अंदर नहीं आ सकते। तो मैं पूरी पूरी, हालांकि वो इलीगल था, पर ये था कि मैं वहां का, मेरे पास आई कार्ड था, मैं एल्यूमिनी था, तो चल सकता था, इतना ठीक है, छोड़ देते थे। पूरी पूरी रात स्ट्रीट में भटका हूँ जेएनयू के अंदर। जेएनयू इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब वहां रात को भी ऐसे लगता नहीं, अरे, दिन रात कुछ सोते हैं कुछ उठते हैं, तो लगता ही नहीं सुबह और शाम कैसे निकल गई। हाँ, फिर बहुत वहां सुंदर 1 साल कैंपस तक है। मैंने वहां, हाँ 1 साल तक मैंने वहां जॉब की, और वहीं से मैंने फिर जॉब के साथ ही, प्रिपरेशन के साथ, मेरा एफसीआई में हो गया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वहां पे मेरा असिस्टेंट ग्रेड पे पहले हुआ सिलेक्शन, जॉब एसएससी के थ्रू होता है एग्जाम, पहले अलग से कोई संस्था कराती थी। फिर मैंने उसको ज्वाइन किया, 6 महीने के अंदर फिर से रिक्रूटमेंट निकला, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मैनेजर की पोस्ट निकली, मैंने उसका एग्जाम दिया, मेरा मैनेजर में भी हो गया फाइनल सिलेक्शन। एंड फिर जी। मैंने एक बैंक का एग्जाम भी उसी समय दिया था, उस बैंक में मेरा असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में सिलेक्शन हो गया था। एंड उसी हाँ। दौरान सीबीआई में, यूपीएससी की तरफ से एक एग्जाम निकला था, ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट थी एक, सीबीआई में यूपीएससी की तरफ से निकला था ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट, वो भी मैंने एग्जाम दिया था, मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो गया था। फिर मैंने ये बैंक की नौकरी मैंने ज्वाइन नहीं की, एफसीआई में ही था, मैनेजर ज्वाइन करने के मूड में था। फिर मैं वहां से सीधा सीबीआई, बहुत रेप्यूटेड, आपको पता ही है नाम है, फिर मैं सीबीआई ज्वाइन कर लिया, हेडक्वार्टर में मैं पोस्टेड था, जहाँ पे आजकल हमारे क्षेत्र के श्री रमेश चंद्र जोशी जी हैं, रमेश आईएएस जोशी जो जी हैं। हैं, हाँ। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। वो आजकल वहाँ उसी उसी यारो। में, और एक बास्तिल के राणा जी भी हैं, वो भी वहीं पे नजदीक में, एक उनकी एक ब्रांच है, उसमें है, पूछते हैं। उस दौरान मैं वहाँ पे था जब राणा जी थे। देन वहां मैंने कुछ समय, कुछ महीने ही काम किया, फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन जारी रखी, मैंने छोड़ी नहीं प्रिपरेशन। फिर केंद्रीय जी। विद्यालय का मैंने एक एग्जाम, मेरे साथ एक वो जो मेरी असिस्टेंट थी, वो केंद्रीय विद्यालय का उन्होंने एग्जाम भरा था, फिर मैंने भी साथ में उनके भर दिया था, ऐसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, और एग्जाम देने ऐसे ही चले गया कि अपने को चेक करने के लिए। वैसे तो था कि ठीक ठाक, अब तो सही जगह आ ही गए हैं, ग्रुप भी गेजेटेड पोस्ट है, कोई बात नहीं, बट तैयारी मेरी जारी थी। हालांकि टीचिंग में मेरा पहले से ही इंटरेस्ट था, पर मुझे लगा पता नहीं यार मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं ऐसे एग्जाम देने चले गया। उसमें प्रीलिम होता था, प्रीलिम मेरा निकल गया, फिर थोड़ा मेंस का देखा कि यार मैं कहीं भूल तो नहीं गया, कंसेप्ट वगैरह, नेट की तैयारी में उस समय लगा ही हुआ था, तो मैंने वो भी दे दिया। मेंस उस समय डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, और मेरा मजे में वो भी हो गया। फिर इंटरव्यू कॉल आ गई, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन भी हो गया। देन आई ज्वाइन केंद्रीय विद्यालय।
मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, वहां मेरे को शायद टाइम मिलेगा पढ़ने का। मैंने केंद्रीय विद्या स्विच कर दिया। वो मेरा एक बड़ा मतलब फेज था कि सीबीआई छोड़ के लोग क्या कहेंगे, और लोगों ने बोला भी, अरे यार तूने सीबीआई छोड़ दिया, कहाँ टीचिंग में आ गई, ये वो। सो मैंने कहा कि ठीक है यार, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, मुझे अपने बारे में मतलब मैं क्लियर था कि मुझे करना है। ठीक है, मेहनत ही तो लगेगी, मेरा एक ही मोटो था, मेहनत ही तो लगेगी। देन आई ज्वाइन केंद्रीय विद्यालय। पहली पोस्टिंग मेरी मुंबई रीजन में हुई, और मैंने लगभग जी 6 साढ़े 6 साल तक मैं केंद्रीय विद्यालय में एज ए पीजीटी कंप्यूटर साइंस रहा। वहां पे ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल का चार्ज भी मेरे को मिला, और केंद्रीय विद्यालय में मैंने बहुत कुछ सीखा। वहीं से मैंने नेट क्वालिफाइड किया, और मेरा पढ़ाई में रुचि थी और पढ़ाने में भी रुचि थी, तो ये मैं सही डायरेक्शन में गया। फिर मतलब एंजॉय करता था मैं। वहां भी यही था कि लोग 2 बजे उठ के चले जाते थे। अब मेरा ऐसी जगह हुआ था जहाँ पोस्टिंग, जहाँ पे नंबर ऑफ जो टीचर्स थे वो कम थे, और कंप्यूटर साइंस का जो टीचर होता है उससे प्रिंसिपल का थोड़ा अटैचमेंट होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई ना अब, तो वो कुछ ना कुछ काम है वो भी पकड़वा देते थे, और आपका क्लेरिकल जो होता है आपका, वो भी लोग भी वो भी हाथ खड़े कर देते थे, वो भी काम। तो मैंने लेकिन ना नहीं किया, मैंने हाँ ही किया। मेरे को वहां से सीखने को मिल गया, फाइनेंशियली रिलेटेड मैंने पढ़ा वहां पे, लेजर क्या होता है ये सब मैंने वहां से सीखा, कि भाई बजट क्या होता है, अकाउंटेंस क्या होता है, ये सब मैंने वहां से सीखा, बहुत सारी चीजें। देन वहां मैं तैयारी करता रहा, आगे अपनी तैयारी मेरी फिर भी जारी थी, फिर नेट क्वालिफाइड हुआ, एंड फिर 6 साढ़े 6 साल मैंने जॉब किया वहां। फिर यूपीएससी का एक फिर से जो है यूपीएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकला इनकम टैक्स में, ये असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए, ये ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट थी। फिर मैंने इसका एग्जाम दिया, और यूपीएससी की मेरिट तो बहुत ऊपर जाती है, वो तो पता है। 50% आपने क्रॉस कर दिया मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है, आप टॉपर्स में हो अगर आप 50% क्रॉस कर दिए। तो 50 के जी इर्द गिर्द ही मेरा होता। मुझे लगा था यार मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा तो 50% के आसपास है। बाकी में तो मैंने बहुत अच्छा करता था, वहां मुझे लगा कैसे होगा, लेकिन जब मैंने मेरिट देखी तो मेरा नाम आ गया था। तो ये 8वां सिलेक्शन था जहां मैं अभी प्रेजेंटली पोस्टेड हूँ। सो प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, और दिल्ली में हाँ जी। पोस्टेड हूँ अभी। और तो दिस इज, ये थोड़ी सी तो अभी लंबी हो गई जर्नी, ये बट मैं इसीलिए 2017 से बता हैं रहा हूँ आप कि लोगों के 2000। लिए प्रेरणा। हाँ हाँ, हाँ 2017 का मतलब ये ये रिक्रूटमेंट निकला था, लगभग जी 17 का ये तो मतलब सर एडवर्टीजमेंट हाँ निकला था। 18 इसमें मैंने सर ज्वाइन ये किया, 18 में ज्वाइन। अच्छा 18 में ज्वाइन किया आपने। हाँ हाँ, सर पहली मैं पोस्टिंग नागपुर थी, तो उसके बाद आपके अभी जैसा दिल्ली आया सफर हूँ। है तो काफी दर्शक देख भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, काफी लोग आपको वैसे भी लोग देखते रहते हैं आपके पेज वगैरह आपके अकाउंट वगैरह से भी। और बाकी इसमें सर ये चीज है कि आपने जो इतने सारे एग्जाम दिए, गांव से आप आगे आए, तो मतलब बाकी आपने चैलेंज लेते रहे, आप कहीं ना कहीं आप यस चैलेंज लेते रहे। आपने बोला इंग्लिश नहीं आए तो मैंने इंग्लिश को सब्जेक्ट की तरह लिया, फिर उसको सीखा। यस। तो अब ये जो हाँ चीज जी, होती है, कैसे आप इसके लिए क्या सोचते हो, मतलब सोच क्या रहती है आपकी इसके लिए, क्या क्यों देखो जी, मतलब और ज्यादा अभिनव जी, मुश्किल कर दूंगा मैं अपने लिए। हाँ नहीं, रावत जी, मेरा मानना ये है कि हमें चैलेंज से भागना नहीं चाहिए। अगर हम हम्म मुश्किलों से भागेंगे ना, तो वो कोरोना की तरह बढ़ बढ़ के आएगा और इम्यून होके आता रहेगा, और आपके अंदर इतना डर पैदा कर देगा ना कि आप वो लाइन ही छोड़ दोगे। इसलिए अपना दायरा बढ़ाएं, या तो उसको बढ़ने दे या खुद को बढ़ाओ, दोनों, या तो उसको ऊपर उठाओ या खुद ऊपर उड़ जाओ, है ना। अगर आगे दीवार है, पानी जा रहा है, तो या तो पानी का लेवल बढ़ाओ, है ना, तब तक आप दीवार क्रॉस नहीं कर सकते। तो अपना ये जो तो काफी लेवल ही अच्छा बढ़ाना, ज्ञान है। मेहनत ही तो लगेगी ना यार, कोरोना मेहनत ही तो लगेगी ना। और जो इंस्पिरेशन मिलती थी मेरे को, अपनी मम्मी से इंस्पिरेशन मिलती थी, वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत रही, मेरी मदर और मेरी कैसे भाई सर लोग। कैसे इतनी मैं, देखिए मेरी सर अपनी मेरी मम्मी मम्मी से कैसे अनपढ़, इंस्पिरेशन मिलती है थोड़ा। हाँ मम्मी अनपढ़ थी, है ना, अनपढ़ थी, हाँ जी लेकिन मेरी सबसे बड़ी गुरु वही रही है। उनके जी अंदर जो सब्र था ना, और जो मेहनत की, कभी ना हार मानने वाली, चुपचाप से अपना काम से काम मतलब रखना, मेहनत करते रहना, और सहन शक्ति उनके अंदर इतनी थी ना, कितने भी पहाड़ टूट जाए, तुम अगर मजबूत हो ना तो पहाड़ एक दिन खुद ही हट जाएगा। ये जी मैंने उनसे सीखा, और मेहनत करना मेरे भाइयों ने सिखाया मुझे। उन्होंने दिन रात मेरे लिए, पूरे परिवार के लिए, मतलब दिन रात उन्होंने मजदूरी तक की, रावत जी, मेरे लिए, है ना। और मेरे को वही इंस्पिरेशन मिलती थी। जब नींद आती थी ना, तो ऐसे लगता था यार दया तू सो रहा है, मतलब तू हम्म। सो रहा है। अपने अपने भाइयों को देखो यार, अपने माँ को देखो, जो तुम्हारे लिए दिन रात, धूप हो, मतलब धूप हो, सर्दी गर्मी कुछ भी हो, वो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन। और मेरे लिए नहीं है रावत जी, वो पूरे जौनसार बावर के लिए मैं कहूंगा कि हमारा जौनसार बावर का हर परिवार का जो इतिहास हम्म रहा है, या जो भी वो बेस रहा है, वो यही रहा है। एक ना एक पीढ़ी ने इतनी झेली होगी, इतनी मेहनत की होगी हम्म यार। हम कैसे, मैं ये सोचता हूँ आज की पीढ़ी के लिए यही कहूंगा कि आप लोग कैसे, मतलब
परिवार को साइड में रख करके आप कैसे चैन की नींद सो जाते हो मुझे नहीं मालूम। मैं ये सर रात भर मैं सोता नहीं था। मैं उनके पास तो टाइम है ना, उनके पास तो पूरा दिन है, आप तैयारी कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ जॉब के मेरे पास इतना भी समय नहीं था कि मैं एक दो महीना, मैं बता रहा हूँ, मैं अगर मुझे पढ़ाई के बाद 6 महीने तक का भी मेरे को मेरे घर वाले टाइम दे सकते ना फाइनेंशियली, क्योंकि उस समय मेरे को अपने भाइयों के बच्चों को भी देखना था, परिवार के दुख सुख में भी काम आना था और अपना भी देखना था, तो मैं जॉब छोड़ के तैयारी नहीं कर सकता था। अगर मुझे 6 महीने भी मिलते तो मुझे इतना पता था, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं 30 मार खाऊं, लेकिन 6 महीने भी मुझे मिलते तो मैं सही डायरेक्शन में मैं उसी समय सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकता था विद इन 6 मंथ। इतना जुनून था, मतलब इतना जुनून था उस समय भरा हुआ, मैं पूरी रात बैठ सकता हूँ। इवन मैं यूपीएससी का मैंने दिन में मैं जॉब करता था। मैं अभी भी मैंने एक एग्जाम दिया था, मैं अभी अब तो मैंने खैर छोड़ दिया, ऐसे ही दिया था। अभी मैंने सीबीएसई का एक एग्जाम दिया था, असिस्टेंट सेक्रेटरी का निकला था। अभी रिसेंटली की बात कर रहा हूँ मैं, अभी रिसेंटली जस्ट कोरोना के पीरियड के टाइम पे। तो मेरे को टाइम नहीं लगा, ऑफिस में इतना बिजी, क्योंकि अभी ये फेसलेस असेसमेंट मोदी जी ने पिछले एक दो उसमें अनाउंस किया। अभी जो पिछले बजट में सीतारमन जी ने अनाउंस किया था, वो फेसलेस असेसमेंट, वो नया एक आया है, नया पायलट प्रोजेक्ट, उस पे काम है। तो मतलब टाइम नहीं लगता था ऑफिस की तरफ से। मैंने केवल और केवल 12 दिन की ईएल ली। उस 12 दिन में मैंने अपना बिस्तर त्यागा। मेरी बच्ची ना, मेरी बेटी, मुझे कई बार ऐसे लगता था कि यार मैं अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा कर रहा हूँ। वो मैं जैसे पढ़ने कमरे में घुसता था ना, वो एकदम आके दरवाजे के बाहर बैठ जाती थी, नॉक नॉक करती रहती थी कि पापा पापा पापा। मैं फिर क्या करता था, पहले थोड़ी देर सो जाता था बच्चों को सुला के। तो मतलब बच्चों के सुलाने के बाद मैं चुपचाप से निकलता था और फिर अपना रूम, जो ड्राइंग रूम है, मतलब उसमें अपना सोफा, बेड, सब कुछ त्याग के, दोनों तीनों कमरे त्याग के सोफे पे आके मैं यहीं पे बेड लगाया। और 12 दिन मैंने पूरी रात, मेरी वाइफ सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठती थी, 5:30 बजे करीब उठती थी, वो जब उठती थी तो मैं सोया। तो 12 दिन को मैंने मतलब 12 महीने के बराबर बनाया। पूरी रात मैंने तैयारी की और मैंने केवल वही 12 दिन पढ़े और मेरा असिस्टेंट सेक्रेटरी में ये मेरा रिटर्न निकल गया। हालांकि मेरे को जाना नहीं था, मैंने ऐसे भरा, भाई ये भरा था, ये अंदर से एक प्रेशर था कि दया तूने इतने एग्जाम निकाले हैं, मतलब खुद की बेइज्जती हो जाएगी यार, ये एग्जाम नहीं निकाल पाएगा तू। तो मैं मतलब एग्जाम दिया तो मतलब इसमें हाँ, ये क्वेश्चन है, मतलब आप 12 दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन आपने जैसे बहुत अच्छा बोला, ये 12 दिन मैंने 12 महीने बना दिए, 12 दिन। 8 किताबें मैंने पढ़ी, 8 किताबें मैंने 12 दिनों में खत्म की। उस 12 दिनों को मैंने 12 महीने बनाए। और कैसे बनाए, पूरी रात मैंने पढ़ा और सुबह थोड़ी देर फिर सो गया, थोड़ी देर 5 बजे मैं उसी पे ऐसे ही लेट जाता था, अपने सोफे पे ही लेट जाता था। एंड उसके बाद थोड़ी देर आराम कर लिया, फिर दिन में थोड़ी देर सो गया, फिर वापस पढ़ा। तो वो 12 दिन मैंने तैयारी की और दिन रात एक करके। और किताबों का मैंने जैसे कहा, मैंने पूरा सिलेबस देखा, अपनी स्ट्रेटेजी बनाई और देखी कौन कौन सी बुक्स हैं, उस बुक्स के अकॉर्डिंग मैंने वो बुक्स मंगा ली और 8 दिनों में 12 दिनों में वो 8 किताबें खत्म की। तब जाके अपना कुछ बेस भी था। ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ते हैं उससे उसी समय काम आता है, पुराना भी सारा निचोड़ करके, पुराना नॉलेज 7-8 डिपार्टमेंट में मैंने काम किया, वो सारा नहीं, क्योंकि इस लेवल की जो पोस्ट होती है उसमें अधिकतर क्वेश्चन यही आते हैं कि प्रैक्टिकल बेस की जो आपने फेस किए हो। तो मेरा रिटर्न निकल गया और इंटरव्यू में मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, 65% मेरा इंटरव्यू में आया। बट एक ही पोस्ट थी, मतलब अपने कैटेगरी की एक ही पोस्ट थी, थोड़ी ऊपर लेवल की थी, मतलब डिप्टी कमिश्नर लेवल की पोस्ट थी। क्योंकि असिस्टेंट सेक्रेटरी का जो स्केल होता है डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर के लेवल का होता है। तो उसमें हालांकि मेरा हो भी जाता तो शायद मैं नहीं ज्वाइन करता, इसलिए क्योंकि मैं इनकम टैक्स अब नहीं छोड़ना चाहता। आई एम सेटिस्फाइड नाउ। यूपीएससी की, मतलब यूपीएससी की तरफ से मेरा एक मोटो लगभग पूरा हो गया। मेरा एक पवार जी, मतलब मेरा इसमें कोई क्वेश्चन है, शायद और लोगों का भी होगा। आप पेपर देते रहते हैं, अभी भी आप पेपर दे रहे हैं, मतलब अब तो होता नहीं कि चैन है भाई, अब चिल मारो कि मतलब क्यों परेशान हो रहे हो, मतलब क्यों परेशान कर रहे हो अपने आप को? नहीं मतलब देखो अभिनव जी, आपको क्या लगता है क्यों करते हो आप ये? मतलब ये है कि हाँ, कहीं ना कहीं मतलब यही वाली बात है कि आप क्यों करते हो ये, अपने आप को इस परिस्थिति में क्यों डाल रहे हो आप? ठीक है अभिनव जी, पहली बात तो ये कि जिंदगी एक बार मिली है इंसान को, है ना। इंसान की जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है और यही एक मौका मिलता है कि जब आप अपना बेस्ट दे सकते हो। मुझे ये लगता है कि जब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट खुले हैं और एक ही जिंदगी पूरी एक ही डिपार्टमेंट में निकाल दो यार, ये मुझे तो ऐसे लगता है कि नहीं, आपको अपना हर चीज का एक्सपीरियंस लेके चलना है लाइफ में। और अब लाइफ में कोशिश आगे बढ़ने की होनी चाहिए, आगे बढ़ते रहो, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। अगर आप फेल भी हो गए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि फेल नहीं होता,
मैं कहता रहा हूँ मेरा असिस्टेंट सेक्रेटरी में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये तो ना मैं फेल रहा हूँ। मेरा एक ही मोटो है, मेरी मेहनत जहां 100% हो गई, मैं सक्सेस हो गया। आपका रिजल्ट उतना ही मिलता है जितने परसेंट आपकी तैयारी होती है। जितने परसेंट आपकी तैयारी में कमी रह जाती है, उतना ही परसेंट आपके रिजल्ट में भी कमी रहती है, मेरा ये मानना। और मैं ये लगता है कि मैं लोगों मतलब नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक प्रेरणा कुछ यहाँ से जाने के बाद थोड़ा बहुत छोड़ सकूं, तो मेरे पास यही है। और मेरे पास कुछ नहीं है, बस किताबों का ही ज्ञान है, और यही मेरा मतलब यही मेरी बेस्ट थिंग है। और मेरे पास धन दौलत कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे को मैं मतलब भैया पीढ़ियों से नहीं मिलता आ रहा है कि बैठ के खा रहा हूँ, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ईमानदारी से कमा रहे हैं, बस वही सुकून की चीज है।